नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्वेनसांग का भारत विवरण। हर्षवर्धन के समय में विख्यात चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से 630 ईस्वी में वह भारत आया। भारत में वह करीब 644 ईस्वी तक रहा। इस अवधि में उसने भारत के प्रमुख नगरों, बौद्ध केंद्रों, स्तूपों और महाविहारों का भ्रमण किया। वह हर्षवर्धन से भी मिला। चीन लौटकर उसने पाश्चात्य संसार के लेख यानी कि सीयूकी नामक पुस्तक में तात्कालिक भारतीय राजनीति, समाज, धर्म, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा और साहित्य की प्रगति पर विस्तृत ढंग से लिखा। हालांकि ह्वेनसांग या युआनच्वांग का विवरण धार्मिक भावना से प्रभावित है, फिर भी इसके उपयुक्त विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी जो है इसने प्रदान की। सबसे पहले बात करेंगे हम राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष समस्त उत्तरी भारत का स्वामी था। उसने सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। राजा प्रजा के हित में शासन करता था। वह प्रशासन में गहरी दिलचस्पी लेता था। जनता पर कर का भार अधिक नहीं था। बेगारी की प्रथा नहीं थी। सभी व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे। सरकारी अधिकारी जनता का शोषण नहीं करते थे। राजा स्वयं ही भ्रमण कर प्रशासन का निरीक्षण करता था। राज्य में अपराध कम होते थे तथा अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था। यद्यपि मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, परंतु गंभीर अपराधों के लिए अंगभंग की सजा दी जाती थी। जनता की सुविधा के लिए सड़कों और सरायों का निर्माण करवाकर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई थी। फिर भी डाकू सड़कों पर यात्रियों को लूटते थे। ह्वेनसांग स्वयं भी अनेक बार डाकुओं से अपने प्राणों की रक्षा बहुत ही कठिनाई से कर सका। सामाजिक दशा की बात करें तो 7वीं शताब्दी का भारतीय समाज वर्ण और जाति प्रथा के आधार पर संगठित था। चारों वर्णों में धार्मिक अनुष्ठान जनित पवित्रता थी। ब्राह्मण अपना अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में व्यतीत करते थे। क्षत्रिय निर्दोष, सरल, पवित्र, सीधे साधे और मितव्ययी थे। वे दयालु और परोपकारी थे। क्षत्रिय राजन्य वर्ग के थे जो सदियों से शासन करते चले आ रहे थे। व्यापारी वैश्य जाति के थे। शूद्र शिल्प और भृति के अतिरिक्त कृषि कर्म भी करते थे। कुछ क्षेत्रों में जैसे कि सिंध में शूद्र शासक भी थे। मतिपुर का राजा भी चीनी यात्री के अनुसार शूद्र ही था। शूद्रों की अनेक उपजातियां भी थीं, जैसे कि निषाद, पार्शव इत्यादि। अस्पृश्य जातियों का उल्लेख भी ह्वेनसांग करता है। ऐसी जातियों में चांडाल, मतप यानी कि जो मरे हुए जानवरों को खाने वाला, कसाई, जल्लाद आदि प्रमुख थे। अस्पृश्यता की जो भावना थी वो बलवती थी। चीनी यात्री का कथन है कि चांडाल, मेहतर आदि अछूत जातियां नगर के बाहर ऐसे मकानों में रहती थी जिन्हें विशेष चिन्हों से पहचाना जा सकता था। उनका जो स्पर्श था वो वर्जित था। विवाह सामान्यतः सजातीय होते थे। अंतरजातीय विवाहों पर प्रतिबंध था, परंतु अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी होते थे। बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियां समाज में व्याप्त थी। उच्च वर्ग की स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं। विधवाएं श्वेत वस्त्र धारण करती थीं। नगरों में वेश्याएं भी होती थीं। जनसाधारण का जीवन सादा और सात्विक था, परंतु नगरों और राजसभाओं में विलासिता थी। लोगों के वस्त्र सादे परंतु सुरुचिपूर्ण होते थे। सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्रों का व्यवहार होता था। दांतों को काले या लाल रंग से रंगा जाता था। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का उपयोग बहुत कम होता था, परंतु क्षत्रिय और शूद्र मादक द्रव्यों का सेवन करते थे। धनी वर्ग वाले नगरों में भव्य भवनों में रहते थे, परंतु गरीबों के घर घास फूस के बने होते थे। स्वच्छता और पवित्रता पर बल दिया जाता था। खाने के पूर्व हाथ मुंह धोना आवश्यक था। भारतीय बासी या जूठा भोजन नहीं करते थे। वे सुगंधित इत्र का व्यवहार करते थे। पुत्र की उत्पत्ति पर उत्सव मनाया जाता था। शतरंज, पासा खेलना तथा नाटक देखना मनोरंजन के मुख्य साधन थे। मृतकों को शवदाह, जल विलयन और खुले में छोड़ देने की प्रथा थी। ह्वेनसांग भारत के विभिन्न भागों के लोगों की चारित्रिक विशेषताओं के संबंध में भी लिखता है। उसके अनुसार कश्मीर के निवासी धोखेबाज और कायर थे। मथुरा
विद्वता और नैतिक आचरण के लिए विख्यात था। थानेश्वर अभिचार क्रिया के लिए तथा कन्नौज परिष्कृत जीवन के लिए प्रसिद्ध था। मगधवासी विद्वानों का आदर करने वाले थे। कामरूप के लोग ईमानदार मगर उग्र प्रवृत्ति के थे। उड़ीसा, आंध्र और धान्य कटक वाले भी उग्र स्वभाव के थे। महाराष्ट्री अभिमानी परंतु पीड़ितों के सहायक तथा पुण्यवर्धन वाले विद्वानों की कद्र करने वाले थे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो हिंसा के विवरण से भारत की आर्थिक व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है। इस समय कृषि, उद्योग और व्यापार अच्छी दशा में थे। उपज जो थी वो अच्छी होती थी। राज्य की भूमि 4 भागों में विभक्त थी। इससे प्राप्त होने वाली आय राजकीय खर्च, वेतन, पुरस्कार और दान पुण्य के कामों में खर्च होती थी। राज्य उपज का 6वां अंश कर के रूप में वसूलता था। राज्य को सीमा शुल्क और चुंगी से भी आमदनी होती थी। वस्त्र उद्योग बहुत उन्नत दशा में था। सूत और ऊन को मिलाकर कौशय वस्त्र बनाया जाता था। मलमल का भी निर्माण होता था। आभूषण और प्रसाधन के अन्य सामान बनाए जाते थे। कारीगरों के अपने संघ होते थे। ब्राह्मण औद्योगिक क्रियाकलापों में भाग नहीं लेते थे। सोने चांदी की मुद्रा के अतिरिक्त कौड़ियों और मोतियों का भी व्यवहार मुद्रा के रूप में होता था। भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से अपने पूर्वी और पश्चिमी बंदरगाहों से व्यापार करता था। विदेशों को कपड़ा, चंदन, गरम मसाला, मोती और हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं भेजी जाती थी और वहां से सोना, चांदी, हींग और घोड़े का आयात होता था। कन्नौज जो था वो एक संपन्न नगर था, मगर अनेक नगर अपना पूर्व महत्व खोकर उजाड़ और वीरान बन चुके थे। हुएनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान अनेक नगरों का भ्रमण किया। इन नगरों में अधिकांश उजड़ चुके थे। नगर और ग्राम चौड़ी दीवारों से घिरे हुए थे। उनमें प्रवेश के लिए द्वार बना हुआ था। सड़क चौड़े थे परंतु गलियां जो थी वो संकड़ी और घुमावदार थी। लोगों को सड़क के बाईं ओर चलना पड़ता था। मकान में ईंट और खपरे का व्यवहार होता था। अनेक मकान चीन से मिलते जुलते थे। दीवारों को मिट्टी या गोबर से लीप दिया जाता था। खिड़कियों और दरवाजों को सुंदर रंगों से रंगा जाता था। विहारों के निर्माण में विशेष कुशलता दिखाई जाती थी। कन्नौज में सैकड़ों विहार और 200 हिंदू मंदिर थे, परंतु पाटलिपुत्र, श्रावस्ती और कपिलवस्तु उजड़ गए थे। अब हम बात करेंगे धार्मिक जीवन के बारे में। तो हुएनसांग भारत की धार्मिक जो स्थिति है उस पर भी महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। यद्यपि चीनी यात्री बौद्ध धर्मावलंबी थे, फिर भी बौद्ध धर्म के अतिरिक्त उसने अन्य संप्रदायों का भी उल्लेख किया है। विदेशी भारत को ब्राह्मणों का देश समझते थे। इससे ब्राह्मण धर्म की व्यापकता का अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है। ब्राह्मण धर्म अनेक शाखाओं में विभक्त था। प्रत्येक संप्रदाय अपने विशिष्ट चिन्हों और पहनावे से पहचाना जाता था। सन्यासी समूचे देश का भ्रमण करते थे। वे भिक्षावृत्ति के द्वारा भोजन प्राप्त करते थे तथा लोगों से ज्ञान का प्रचार लोगों में करते थे। वैष्णव और शैव धर्म के अतिरिक्त अन्य अनेक संप्रदाय भी थे। प्रयाग और वाराणसी ब्राह्मण धर्म के प्रमुख केंद्र थे। प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष हर्षवर्धन मोक्ष परिषद का आयोजन करता था, जहां बुद्ध के अतिरिक्त शिव और सूर्य की पूजा की जाती थी तथा राजा 5 वर्षों की संचित अपनी समस्त संपत्ति दान में दे देता था। हुएनसांग स्वयं भी इसमें सम्मिलित हुआ। बौद्ध धर्म उन्नत अवस्था में था, हालांकि अनेक प्राचीन बौद्ध केंद्र उजड़ गए थे और उसमें रहने वाले भिक्षुओं की संख्या भी काफ़ी घट गई थी। बौद्ध धर्म 18 शाखाओं में विभक्त था, परंतु कन्नौज की सभा में महायान शाखा की श्रेष्ठता स्थापित हुई। हुएनसांग के अनुसार बौद्ध विहारों की संख्या 5000 थी तथा इनमें 2 लाख भिक्षु रहते थे। कश्मीर बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। जैन धर्म जो है इसका ह्रास हो रहा था, यद्यपि यह उत्तरी भारत जो है से विलुप्त प्राय था, तथापि दक्षिण में इसका प्रचार था। इस समय श्वेतांबर संप्रदाय ही प्रधान था।
वैश्य ही अधिकांशतः जैन धर्म को अपनाते थे। शैक्षणिक प्रगति की अगर बात करें तो इसका भी पर्याप्त विकास हुआ था। ह्वेनसांग के अनुसार समूचे भारत में अनेक शैक्षणिक केंद्र थे। चीनी यात्री ने अनेक बौद्ध विहारों का उल्लेख किया जो उस समय के प्रसिद्ध शैक्षणिक केंद्र थे और जहां उसने शिक्षा प्राप्त की थी। बालकों की शिक्षा 7 वर्ष की आयु में आरंभ हो जाती थी। व्याकरण, यांत्रिक, कला, वैदिक, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध विहारों के अतिरिक्त गुरुकुलों में भी शिक्षा दी जाती थी। इन्हें राज्य की तरफ से अनुदान मिलता था। शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी जिसमें वाद विवाद को बहुत अधिक महत्व दिया गया। शिक्षा के प्रसार के साथ संस्कृत भाषा और ब्रह्मी लिपि का भी विकास हुआ। ह्वेनसांग के अनुसार वर्णमाला में 47 अक्षर होते थे। प्रत्येक राज्य में महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखने वाला पदाधिकारी होता था। हर्षवर्धन के समय में उत्तरी भारत में शिक्षा का विश्वविख्यात केंद्र नालंदा महाविहार था। इसमें 8,500 विद्यार्थी और 1,510 शिक्षक थे। यहाँ चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका इत्यादि जगहों से भी विद्वान अध्ययन के लिए आते थे। चीनी यात्री को 56 विदेशी विद्वान नालंदा में मिले। ह्वेनसांग ने 6 वर्षों तक आचार्य शीलभद्र से नालंदा में शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ प्रवेश के नियम कड़े थे। यह बौद्ध धर्म और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। धर्म के अतिरिक्त विद्यार्थियों को यहाँ व्याकरण, तर्क, चिकित्सा, विज्ञान, शिल्प और उद्योग की भी शिक्षा दी जाती थी। चीनी यात्री के समय में नालंदा में 7 विहार और 8 प्रकोष्ठ थे। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन 9 मंजिला था। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय में एक सुंदर विहार का निर्माण करवाया तथा पीतल की चादर से आवेशित एक मठ का भी निर्माण करवाया। उसने विश्वविद्यालय को उदारतापूर्वक दान भी दिया। विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। वल्लभी शिक्षा का दूसरा विख्यात केंद्र था। इस प्रकार चीनी यात्री के विवरण से तत्कालिक भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। हालांकि चीनी यात्री का वर्णन जो है ये धार्मिकता का पुट लिए हुए है एवं अतिरंजित भी है, फिर भी 7वीं शताब्दी के भारतीय जीवन की जानकारी का ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है। थैंक यू।